एक बार देख लीजिएगा, 2 ऐसे हम चेक किए हैं, आप हमको याद है। अच्छा ठीक है, हम बोले हैं ढूंढने के लिए, देख लीजिए। चलिए इसका मीनिंग देखें आप लोग। तो कौन नहीं लिखा अभी तक, एक भी बिहार वाला आपने लिखे हैं? क्यों? और कौन नहीं लिखा है? छाया आप अभी दे दीजिएगा, बाकी आप तो जमा कर दिए हैं अभी। प्रिंस आपका ठीक है, अच्छा है, देखे हैं। और अनुराग आपका थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए उसमें, ठीक है, मतलब और स्टैंडर्ड थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं, पॉइंट्स यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आपका बिहार वाला लिखी नहीं है अभी? कब दिए हैं? अच्छा हाँ आज दिए हैं, ठीक है। निशु आपका अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप आज दिए हैं, अभी कर देंगे, क्लास के बाद हम कर ही देंगे उसको, ठीक है। इस वाले में बताइए कोई कोई ऐसा जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आया हो। 5 नंबर 3 किसका है? पहले डिस्कशन हुआ है आने से पहले, आने से पहले डिस्कशन हुआ है, तुम 15 बोलना, तुम 16 बोलना। चलिए, हाथ कंगन को, देखिए इसमें जो गहरा संदर्भ लिखा हुआ है ना, वही मेन है। क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो आपने कल प्रॉपर एक ऐसे जो लिखा था, वो भी इसमें बहुत हद तक इंक्लूड हो सकता है। मतलब कल हमने क्या देखा था कि जो आदमी कंप्लीट है, जो एकदम विजडम से भरा हुआ है, उसको जरूरत है क्या अपना इस चीज का हल्ला करने का, हंगामा करने का? वही चीज यहाँ पे भी है, जो चीज प्रत्यक्ष है उसको कोई तरह का प्रूफ देने का जरूरत नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के ऊपर ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसी है, तो अगर ये फ्रूटफुल या ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख जाएगा, तो कोई जरूरत है सरकार को इसके बारे में पूछने का? जैसे स्मार्ट सिटी मिशन या पटना का मेट्रो प्रोजेक्ट है, तो पटना का मेट्रो हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया, जब ये डेवलपमेंट हम लोगों को दिख जाता है, तो इसके बाद कोई चीज का हम लोग को जरूरत लगेगा? कोई कंप्लेन हम लोग को रहेगा मन में? नहीं रहेगा। जैसे कोविड-19 के समय चलते हैं, हमारा वैक्सीनेशन, तो अब सरकार सिर्फ क्लेम करे कि हम लोग वैक्सीनेशन डेवलप कर लिए हैं, लेकिन जिस दिन से सरकार ने कहा कि हाँ वैक्सीनेशन मिल रहा है, उस दिन से मिलना शुरू हो गया, मतलब क्या था? इसके लिए कोई हल्ला हंगामा की जरूरत ही नहीं, आपको खुद ही वैक्सीनेशन लग गया। तो आप समझ रहे हैं कि ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेन डायमेंशन होना चाहिए, कि अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंट है तो फिर उसमें कोई तरह का क्वेश्चन का एलिमेंट नहीं बनता है। तो करप्शन हुआ, जैसे करप्शन क्यों हम लोग बोलते हैं गलत चीज है, करप्शन क्यों हो रहा है? वही है, क्या है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जब नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम काम करेगा तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो सरकार के पहले तो इसमें आप इसका डायमेंशन दिखाते हुए आप दिखाएंगे कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी का रिक्वायरमेंट अलग अलग फील्ड में होता है। फिर आप दिखाएंगे जैसे आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटीआई का यूज जरूर कीजिए इसमें। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है? जो भी चीज है सरकार के द्वारा, सरकार के परव्यू का, सरकार के दायरे का, उसको क्या करता है? लोगों तक सामने लेकर आता है। तो जब वो सामने आ जा रहा है, अगर गवर्नमेंट कोई चीज हाइड कर रही है, नहीं डिस्क्लोज कर पा रही है, मतलब कुछ इश्यूज हैं, और अगर वो चीज बहुत क्लियरली आपके सामने रख दिया जा रहा है, मतलब इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन या क्वेश्चनेबल एलिमेंट नहीं रहेगा, तो वो इसका मेन पर्पस या मतलब होता है। वही चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे आपको एक सिंपल सा चीज नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, गुड गवर्नेंस। यदि सरकार का काम जमीन पर दिख रहा है तो उसे विज्ञापन की जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीज। अगर एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हम लोग जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक ट्रेन को पहुंचा दिए, रेल लाइन को, तो क्या इसके लिए बहुत विज्ञापन का जरूरत था? नहीं जरूरत था।
ये अपने आप समझ में आ रहा है कि हाईएस्ट लेवल पे मतलब सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाने का कारनामा हम लोग हासिल किए। वो एक इंजीनियरिंग मार्वल हम लोग बोलते हैं कि उसको देख के लग रहा है एक्सीलेंस है। जिस तरह से उसमें ट्रेन चला, वंदे भारत भी पहुंच गया आप श्रीनगर तक। तो सेम चीज है कि ग्राउंड लेवल पे गुड गवर्नेंस का रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब इट इज नाउ बियॉन्ड द परव्यू ऑफ क्वेश्चंस या क्रिटिसिज्म। और तथ्य आधारित नीति मतलब प्रशासन में केवल डेटा और साक्ष्य क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर। मतलब कि आप जो चीज दिखाएंगे, आप जो चीज प्रेजेंट करेंगे, वो डेटा के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब जैसे बुलेट योजना है, बुलेट हमारा जो स्कीम हम लोग लेकर आए कि हम लोग बुलेट चलाएंगे अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, ग्राउंड लेवल पे इसका काम नहीं दिख रहा है। तो ये क्वेश्चनेबल बनता है बार बार कि आखिर ये, क्योंकि कंप्लीशन आपने पहले कहा था इसका कंप्लीशन 2022, बट ये ग्राउंड लेवल पे इसका डेवलपमेंट नहीं दिखता है। बट अगर पटना मेट्रो की बात करें तो हम लोग को दिख रहा है काम हो रहा है। तो अब जो चीज सामने डेटा के रूप में दिख जाए तो उसके लिए और कोई चीज का जरूरत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए है कि डेटा आधारित होना चाहिए मेजरली गवर्नेंस जो है उस पर काम करे। तो उस डायमेंशन पे पूरा का पूरा आपको मोड़ना है। ट्रांसपेरेंसी को मेन इसमें की एलिमेंट रख के इसे तैयार करना होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हो पाया ना, तभी तो मांगे। जो चीज छिपा है हम वही जानना चाह रहे हैं, जो चीज मालूम है वो थोड़ी जानना चाह रहे हैं। पीएम केयर्स फंड, अगर सरकार आपके फ्री में आपको उसके कुछ बेनिफिट दिलाती है उस पैसा से, तो आप थोड़े पूछते कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। पीएम केयर्स फंड पे क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि नहीं मालूम है आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। अगर सरकार बोलेगा इस फंड से इतना प्रतिशत पैसा हम देने जा रहे हैं इस स्कीम में, वृद्ध लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में खर्च कर रहे हैं हम इस स्कीम में पैसा, तो उसके बाद आपको जरूरत है क्या क्वेश्चन पूछने का? नहीं। तो आरटीआई में आप क्या चीज के लिए इन्फॉर्मेशन मांगते हैं? जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक पे के सामने नहीं रख रही है सरकार। आप यहाँ पे एक और टर्म यूज कीजिएगा, गवर्नेंस के अंदर यूज होता है सिटीजन चार्टर। जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज सिटीजन चार्टर? पब्लिक डिस्क्लोजर। कोई भी सर्विस जो प्रोवाइडर होते हैं वो लोग क्या करेंगे, पब्लिक डिस्क्लोजर देते हैं। मतलब जैसे कि आप पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस स्टेशन में पहले ही आपको जो जो अधिकार आपके पास हैं सपोज, वो वहां पे लिखा हुआ है, जो जो सर्विसेज वो दे रहे हैं। और अगर इन सर्विसेज से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब ये कहलाता है डिक्लेरेशन, वॉलेंटरी डिक्लेरेशन। सिटीजन चार्टर का मतलब ये होता है कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, आपके क्या क्या अधिकार हैं, जिस जगह आप जाते हैं सर्विस के लिए वो वहीं पर बाहर ही एक बोर्ड के रूप में दिख जाए। कहीं कहीं आपको दिखेगा, आप बैंक में जाएंगे तो, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो लिखा रहता है रेलवे के नियम। तो ये क्या है, सिटीजन चार्टर। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आया बात? हमको कोई तरह का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जैसे कि आप दिखाइए इसको मॉडर्न समय में, अभी के समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब हम लोग रियल टाइम डेटा पे काम करते हैं तो ये चीजें बहुत मतलब क्या बोलते हैं आपको, कंफर्टेबल हो गई हैं। जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल दीजिए, जब रेलवे का एग्जाम्पल अगर देते ट्रेन का एग्जाम्पल देते हैं, पहले क्या होता था, कागज वाला चार्ट बनता था, कोई चढ़ा नहीं ट्रेन में, तो इसका रिकॉर्ड केवल टीटी के पास है। रियल टाइम अपडेशन नहीं हो रहा है। टीटी उस चक्कर में क्या कर रहा है, बहुत सारा सीट ऐसा है जो किसी और को बेच रहा है पैसा लेके या किसी को दिया। अभी क्या होता है, अपने आप ये सीड हो जाता है। जैसे किसी का आरएसी है और अगर बीच में उस कोच में किसी का टिकट कैंसिल हुआ है बीच में, या कोई टिकट नहीं चढ़ा है, क्योंकि वो टैब पे अपडेट करते हैं अभी के समय में टीटी लोग, तो तुरंत आपका वो आरएसी कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना? तो इससे क्या हुआ, अगेन आपको जो दिमाग में एक डाउट है, उस समय एक डाउट रहता था कि ये सीट हमको कंफर्म नहीं मिल पाया, आखिर आरएसी रह गया, हो सकता है कि ये कोई नहीं चढ़ा हो। तो कायदे से अधिकार मेरा है क्या, कि अगर कोई भी टिकट कैंसिल हो तो हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आरएसी का फुल फॉर्म जानते हैं? रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो अगर कोई कैंसिलेशन होगा तो मेरा सीट रिजर्व होगा। समझ में आया बात ना? तो ये चीज अब क्या है, वही डेटा सामने आ जा रहा है, अपडेट रियल टाइम पे हो रहा है, तो आप क्वेश्चनेबल नहीं रहा टीटी, आप उसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास भी एक्सेस है कि यहाँ कहाँ पे कितना
सीट है, क्या क्या चार्ट के अंदर चीजें दिखाई जा रही है। समझ में आ रहा बात ना? तो ये सिटीजन चार्टर को भी इस्तेमाल करेंगे इस एशे के अंदर। अगला कौन सा बोले? 5। तो राजा विक्रमादित्य इज अ सिंबल। ये थोड़ी कह रहा है कि वो दूसरे के पैसा पे ऐस कर रहे थे, नहीं समझे मां। यहाँ कहने का मतलब ये हो रहा है कि आप जीवन जो है अपना एक राजा की तरह, राजा में एक राजा को वो दिखाया, ये मतलब नहीं कि वो राजा के बारे में बात हो रहा है, समझ गए? तो वो राजा विक्रमादित्य की जब बात हो रही है तो उस तरह से आपका लाइफ स्टाइल आप लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये किसके बेसिस पे है? आपका खुद का कुछ भी नहीं किया हुआ, ये दूसरे के पैसे के बेसिस पे है या दूसरे के सपोर्ट से है। तो ये सिंबॉलिक टर्म है विक्रम राजा, समझ में आ रहा ना? ये कुछ भी आप यहाँ यूज कर सकते थे। अब कहावत जो बनाया हो गया, या इनको उनको लगा होगा ये राजा बहुत अच्छे थे तो उनका नाम ले लिया, यहाँ पे रहता तो कोई और राजा हो सकता है, चंद्रगुप्त राजा हो सकता है। दूसरा 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 कोई आन नहीं सुनते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आन मतलब यह टर्म हो रहा है दूसरों का कॉन्टेक्स्ट आप दे रहे हैं किसी और के धन पे। और बताइए 9 क्या है? नई हरवे कन्या मोर नाव केत की। बेसिकली वही है कि जब आपकी योग्यता क्या चीज हो, शून्य हो, क्वालिटी आपका जो है वो ना के बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे तो उसका जो है वो पोर्ट्रियल वो काफी ऊंचा आप दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि योजनाओं की हम लोग बात करें तो हम लोग योजनाओं को लेकर बहुत सारा कुछ दिखाते हैं, सरकार डिस्क्लोज करती है कि ये सारा कुछ होना है, ग्राउंड लेवल पे वो नहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप जैसे देखेंगे मेक इन इंडिया हमने बोल दिया, अब जब हम लोग लाए मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग का एक बोला कि हम लोग अब एक रिवॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, बट क्या ये ग्राउंड लेवल पे ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है? स्मार्ट सिटी की हम बात किए तो स्मार्ट सिटी जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया था वो दिखाया गया था कि अचानक से एक शहर में क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन ही आ जाएगा। बट धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आया कि स्मार्ट सिटी जो है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। तो वो चीज है कि आपका जो रियल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो ना के बराबर या नेग्लिजिबल है, लेकिन आप उसका पोर्ट्रेयल कैसे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, जो वो इसके पहले वाला जो हम लोग डिस्कस किए थे ना उसी का ये ऑपोजिट समझिए। कौन सा क्या? नहीं सुनाई दिया, बोलिए फिर से। हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल सेम है, सेम है। 28 अगेन सिमिलर है। सिमिलर क्या है? संसाधन की कमी है, लेकिन हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, बिना कोई उसके बारे में सोचे हुए, बिना उसके एड्रेस करने के बारे में सोचे हुए हम लोग ज्यादा किसके ऊपर काम करने चले जाते हैं, रिजल्ट के ऊपर। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, संसाधनों के अभाव में बड़ी बड़ी बातें करना, बिना आधार के काम शुरू करना। तो बजट नहीं रहा, हम कोई स्कीम लॉन्च कर दे, कभी पूरा नहीं होगा। तो पहले क्या जरूरी है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करना, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे सिंपल सा चीज़ है, आप एग्जामिनेशन के लिए कब तैयार होंगे अटेम्प्ट करने के लिए? आपका बेसिक्स क्लियर हो, आपको सब्जेक्ट पे कमांड हो। अगर आप आज फॉर्म भर दिए, जिस दिन आया और सीधा जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे, तो ये उसी को दिखा रहा है बेसिकली कि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज पर्याप्त नहीं है। तो जब आप इस तरह का इसके बेसिस पे कोई एक्शन लेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, अनसस्टेनेबल। वो क्या रहेगा, अनसस्टेनेबल। तो जैसे कि मान लीजिए रेवेन्यू लॉस और उसमें फ्रीबीज देना शुरू कर दीजिए, वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि आपका फिस्कल डेफिसिट दिख रहा है आपका गवर्नमेंट के, आपके राज्य में, और आप क्या अनाउंस करते रह रहे हैं हर समय, फ्रीबीज। तो ये क्या होगा, ये वही चीज हुआ कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़ा डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बैकफायर करता है जनरली। हाइपर इन्फ्लेशन जैसा चीज से लेकर इकोनॉमी क्रम्बल करने तक भी इसके पीछे का वजह रहता है।
और कोई बताइए। 30, 22, एक तो मरई और दोसर मूंज के आगी, तेजी से जलने वाला घास जो बोलते हैं उसको। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि अत्यंत नाजुक स्थिति में और अधिक खतरा पैदा हो जाना। कंगाली में आटा गीला समझे, मान लीजिए आप समस्या में पहले से थे और इसमें बस और ऐड हो जाए, वही इसका मतलब है। जैसे एप्लीकेशन देख लीजिए, मान लीजिए कि बिहार में अभी शराबबंदी के बाद बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस है और इसके बाद लगातार 5 साल से बाढ़ और सूखा दोनों आते जा रहा है, तो इस पे वो फिट बैठ रहा है। इस तरह से अप्लाई करना है। फिर पॉलिटिकली भी आप इसको अप्लाई करेंगे, पॉलिटिक्स में अप्लाई करेंगे, आप इन्वायरमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, इतिहास में फैमेन भी आ गया, डबल अटैक हुआ था, तो फिर उस समय हम लोगों के लिए दोनों तरफ, दोनों फ्रंट पे, एक तो फूड सिक्योरिटी भी चैलेंज, एट द सेम टाइम इंटरनल सिक्योरिटी भी चैलेंज। तो वो इसमें कॉन्टेक्स्ट में कि जब एक समस्या बहुत गहरा है आपके जीवन में या भारत देश के बारे में बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उसमें और भी एडिशनल प्रॉब्लम्स आ जाना। मान लीजिए गरीब है कोई, ठीक है, गरीब है, तो गरीब होने के कारण उसको अच्छा लाइवलीहुड कंडीशन नहीं मिला, इस कारण से माल नरिशमेंट, अलग अलग बीमारियां, ये सारा कुछ आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमी में जब जाएंगे तो। आप क्या बोले थे? 30, कौआ के कोसल गाय ना मुए, मतलब सिंपल से ऐसा समझना है कि कौआ का जो श्रापना होता है उससे कौन नहीं मरता है? गाय नहीं मरेगी। यहाँ पे कौआ को क्या दिखाया जा रहा है? एक तुच्छ प्राणी जिसके कमेंट से या जिसके क्रिटिसिज्म से किसको असर नहीं पड़ेगा? गाय को, जो एक उच्च प्राणी के रूप में हम लोग मान रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में इसको दिया हुआ है। एप्लीकेशन जैसे आप जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कोई पाकिस्तान इंडिया का एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि पाकिस्तान या कोई भी ऐसा कंट्री जो अभी अंडर डेवलप्ड है, मतलब डेवलपिंग जोन में भी नहीं है, तो उसके क्रिटिसिज्म से इंडिया का ग्लोबल पोजिशनिंग पे कोई असर नहीं पड़ सकता। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से दिखाना कि मान लीजिए भारत अपने आप को एज अ ग्लोबल साउथ का लीडर प्रोजेक्ट कर रहा है, ग्लोबल साउथ का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें अगर पाकिस्तान जैसे देश हो गए या मान लीजिए कभी कभी मालदीव जैसा देश है, तो इन लोगों के क्रिटिसिज्म से क्या नहीं असर पड़ेगा? इसके इस रोल पे असर कभी नहीं पड़ेगा। तो ये आप इंटरनेशनल रेल में उसको दिखा सकते हैं। फिर आप जाएंगे जब अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में आप जब जाने जाएंगे, इकोनॉमी में इसको कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए सरकार की तरफ से एमजी नरेगा है, अभी वीपी जी राम जी हो गया, तो जब इस तरह के एक्ट्स आते हैं या फिर सपोज अगर ऐसे एक्ट्स हैं जो बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट दिखा चुके हैं विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रेलवेज की हम बात कर ले तो सेम चीज है, अगर एक दो रेलवेज को लेकर इंसिडेंट हो गया था, बट एट द सेम टाइम बीइंग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड, उससे उसके इस स्टेटस पे कभी कोई आंच नहीं आ सकता। तो आप इकोनॉमी ऑफ स्फेयर में दिखा सकते हैं अबाउट द एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, अगर किसी स्कीम का बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखा है और वो रियल बेसिस पे भी दिख रहा है, तो आप उसके छोटे मोटे कुछ क्रिटिसिज्म से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये वहां पे आप डायमेंशन दिखा। देन अगेन सोसाइटी में आप दिखा सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर में हमारे पास हिस्ट्री में जाइए, सती प्रथा की बात की जाती है कि उसकी शुरुआत का शायद नींव वहां पे जो है वो बोला जाता है कि रखा गया, बट एट द सेम टाइम दैट कैन नेवर अंडरमाइन द टैगलाइन ऑफ गोल्डन एज जो उनको मिला हुआ है। तो इस तरह से आप वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अलग अलग फील्ड में दिखा सकते हैं। जैसे ये चीज को आप इसमें नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि अमेरिका और चाइना या यूरोप करेगा तो वो आगे है हमसे ना।
नहीं, इसमें वो बेहतर जाएगा, ये पता है किस वाले में, इस जाएगा हाथ कंगन को आरसी का, कि दिखा दिया हमने कि इतने कम पैसे में भी जो काम आप अरबों खर्च करके किए हम लोग इतने कम पैसे में कर दिए। तो हम लोगों को ये प्रूव करने का जरूरत नहीं है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव कर चुके हैं, ये दिख गया। तो वो मॉकरी के बाद ये सक्सेसफुल लॉन्च ये दिखाता है कि हमको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ये बेसिकली ये वहीं यूज कीजिएगा जहां पर कोई हायर पोजीशन की आप बात कर रहे थे और लोअर पोजीशन के साथ उस पर कोई असर ना होता हुआ दिखे। ठीक, और कुछ बताइए। हम्म, चूल्हा फूकने गए और मूछ जल गए, क्या मतलब इसका होगा? बहुत छोटा काम करने गए थे, वो बहुत बड़ा तोप तो था नहीं चूल्हा जलाना, और उसमें नुकसान आपका ज्यादा हो गया। मतलब जब आप कोई भी छोटा काम करने जा रहे हैं और उसमें अगर नुकसान आपका क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, कहाँ है इसको कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करेंगे बताइए? कुछ आ रहा है दिमाग में? और कुछ? डीमोनेटाइजेशन बोल सकते हैं। डीमोनेटाइजेशन में क्या देखने को मिला कि जो करेंसी या इन सब चीज़ों का जो हम लोग रेगुलेशन करने के चक्कर में हमने देखा कि हम बहुत ज़्यादा जो मैन पावर था पूरा का पूरा, साथ ही साथ जो हमारा पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम था, उन सब को साथ हम लोग छेड़छाड़ करके एक 3 महीने तक आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से लेकर इकोनॉमिक जो हमारा पूरा का पूरा ग्रोथ था वो हैम्पर हुआ। एक ये डायमेंशन दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं? शराबबंदी वाला भी इनफैक्ट दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आप इस चक्कर में हुआ क्या क्या समझिएगा, एक रेवेन्यू लॉस ही सिर्फ नहीं है, आपने एक प्रॉपर पूरा का पूरा विभाग बनाया, मद्य निषेध विभाग। तो मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट। अब सोचिए, शराब को जिससे रेवेन्यू आता था, उस रेवेन्यू को आपने बंद करते हुए अब आप उस पर खर्च कर रहे हैं इसको ट्रैक करने की। जैसे अभी होली आएगा तो बिहार सरकार की स्कीम है, ड्रोन से वो शराब पकड़ते हैं। तो सोचिए इसमें कितना खर्चा लगेगा ड्रोन में। समझ में आ रहा है बात? तो अब इस पर्टिकुलर ड्रोन से आप शराब खोज रहे हैं, जिस शराब एक तरह से रेवेन्यू देता था, प्लस जहरीला शराब से लोग उल्टा मर रहा है, वो नुकसान भी। तो एक कॉन्टेक्स्ट में आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अफगानिस्तान, यूएस, जो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के चक्कर में वहां पे पूरा क्योस करके निकल गया, खुद भी उसको नुकसान हुआ। तो ये सारा एग्जांपल देखिए, जब आप बैठिएगा सोचने ना, ये सब क्या ऑन स्पॉट ही हम सोच रहे हैं, तो इस तरह आप आराम से सोच सकते हैं। प्रॉपर कोशिश करना है कि सारे के सारे ऐसे कहावत के ऊपर इस तरह से आप सोच सोच के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर करके दिमाग में पॉइंट्स ला के तुरंत लिखते चलिए, वो बहुत जरूरी है। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। अब पुलिस करती है, हम लोग को नहीं ना मालूम। जो चीज है हम लोग वही लिख सकते हैं और बोल सकते हैं ना, जो हम लोग बोल पा रहे हैं, हम लोग दिख रहा है। सरकार का स्कीम है कि हाँ, गवर्नमेंट जो है वो ड्रोन का यूज करके ऐसा कैप्चर करती है कहाँ पे शराब का कंसाइनमेंट जमा हो रहा है, खासकर होली में ये आता है न्यूज में, तो हम ये लिख पा रहे हैं। मद्य निषेध विभाग सरकार बनाया ऑफिशियली, तो हम लिख पा रहे हैं। लेकिन पुलिस अब थाना से दारू बेच रही है, थोड़ी लिख सकते हैं। ये सब कहाँ से लिखिएगा, ये सब अनऑफिशियल बात है। 900 लीटर शराब चूहा पी गया, ये ऑफिशियल है, ये सब लिख सकते हैं। 900 लीटर शराब चूहा पी जाए और ये आप ऑफिशियली बोल पा रहे हैं, मतलब कितना हिम्मत है। इसके लिए बहुत जिगर चाहिए, बहुत स्ट्रांग।
अब कहाँ होगा बेचारा वो चूहा सब। और बताइए। हम्म, हम्म, हाँ, इसको आप जैसे कि आप ये वाला पार्ट पूरा समझाने के बाद फिर आप लिखेंगे हालांकि यह कथन अब हर क्षेत्र में नहीं पूरी तरह से फिट बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं आज के चेंजिंग वर्ल्ड में जो शायद आप अपने से पूरा नहीं कर पाए। तो यही तो कह रहा है, जिसके पास है पूरा का पूरा संसाधन उसको कोई टेंशन नहीं होगा, जिसके पास नहीं है उसको तो होगा। तो वो भी तो दिखाएंगे आप कि जब नहीं रहेगा हमारे पास, जैसे कि सिंपल सा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, अब भरा हुआ है थोरियम हमारे पास, लेकिन टेक्नोलॉजी थोड़ी है उसको कन्वर्ट करने का, तो क्या फायदा उसका रख के, मोनाजाइट सैंड पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं बात को ना? तो जब बुनियादी जो जरूरतें हैं अगर आपके पास सफिशिएंट मतलब सेल्फ सफिशिएंट हैं तो टेंशन नहीं है, नहीं है तो टेंशन है। इसमें आप स्टार्टिंग से भी दिखा सकते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेकर, तो कौन सा सीट था, नहीं नहीं एक और कुछ था ना, पीएल 460 480 क्या 440 480, हाँ ये जो भी था यूएस वाला, तो वो सारी चीजें। और बोलिए। सारा का सारा सब्जेक्ट अप्लाई होता है ऐसे में, कोई सब्जेक्ट कमजोर है मतलब समस्या है। जैसे अठन्नी के मुर्गी रुपया के मसाला, कहाँ है, तो मुर्गा मस महंगा जाए। सो ये बेसिकली यूज कीजिएगा मोदी जी के ऊपर। 5 मिनट का भाषण देने आते हैं, करोड़ रुपया का खर्चा लग जाता है सजावट और इसमें। कौन सा? बेसिकली इसमें क्या है, योग्यता और लीडरशिप पे है। मतलब जो विद्वान होगा वो किस चीज को पहचानेगा, योग्यता के बारे में बात हो रही है। और दूसरा है जैसे कि मान लीजिए कोई फॉलोअर है, वो हमेशा किसको पहचानता है, वो लीडर को जानता है और किसी चीज को। मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप अगर खुद विद्वान हैं तो आप हमेशा किस चीज को तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे, योग्यता को, किसी का भी। लेकिन जब आप खुद विद्वान नहीं थे तो आपको जो भी गाइड किया है, रास्ता दिखाया है, आप उसी को क्या मानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी लीडर। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो एक अच्छा लीडर जो होगा वो क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, सही गाइडेंस देना, ठीक है, वो सारा सामान यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। और कुछ बताइए। 39 सिंपल है, जैसे बोलते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, सुनते हैं कहावत, उसी तरह थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो लोग वेल ऑफ हैं, परिपूर्ण है, समाज उन्हीं को पूजती है। तो यही इसका क्या मीनिंग दिया हुआ है कि जिसके सिर पे बासी भात, बासी भात का मतलब गरीबी, बुरा समय, उससे कोई इवन बात भी नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो समाज का जो स्वार्थी प्रवृत्ति है वहां पे हमेशा उसको उगता सूरज यानी सफल व्यक्ति ही अच्छा लगता है, उसी को वो सलाम करता है। यहाँ पे थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ जाइएगा कि आपका ये सेल्फिशनेस जो है ये सोसाइटी में अगर आपके अंदर ये बहुत एलिमेंट डेवलप करता है तो ये बहुत लंबे समय तक फ्रूटफुल नहीं होगा। उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाइएगा कि समय किसी का भी कभी भी बदल सकता है, सेम चीज़। तो सब कुछ एग्जाम्पल यूज़ कीजिएगा जहाँ पे कभी कोई ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, फिर बाद में मूवी में देखते नहीं है, अचानक से एकदम बड़ा आदमी बन के कोई आता है, कभी एक टाइम बेइज्जती हुआ रहता है। हाँ, बागबान,
भागमान, भाग मिल्खा भाग बोलिए, नहीं वो मत बोलिए। वैसा डेवलपमेंट मोदी जी लाने वाले थे 14 में, जो हीरा ठाकुर के जीवन में आया था 5 मिनट में। 5-6 मिनट का गाना है। सबसे ज्यादा उस मूवी का खास बात क्या है? ठीक है, बहुत लोग का सरकारी नौकरी हुआ है, हो सकता है हो भी जाएगा, आप दिखा सकते हैं। होम पोस्टिंग, डीएम का, कलेक्टर साहिबा का पोस्टिंग भी हुआ है तो घर जिला में, बताइए क्या बात है। होम कैडर जल्दी नहीं मिलता है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट होम मिल गया एकदम। और कुछ? अच्छा, जो हम कल बताए थे कितना लोग ट्राई किया यही वाला काम? वो तो अभी हम देख के बता देंगे। सर इसमें क्या हर पैरा के बाद जो कोड है उससे लिंक करना जरूरी है? हर पैरा नहीं, हर जहाँ पे आप एग्जाम डायमेंशन दे रहे हैं वहां पे बताना होता है। और कोई किया है? एक जो क्वेश्चन आया था जीएते माची नहीं होता है जो पिछली बार आया था, इसको किस किस डायमेंशन में कैसे करेंगे? जैसे सिंपल सा चीज है, अगर कोई भी चीज जब तक पूरी तरह से तैयार नहीं होता है कंज्यूम करने के लिए, आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। तो रिसोर्सेज जो है, क्या जैसे कि इसको प्लांट ग्रोथ से कनेक्ट करके आप बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सीड को जितना समय चाहिए होगा ग्रो करके एक पौधा बनने में, आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो कभी भी अगर करेंगे भी तो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। जैसे आप बहुत ज़्यादा उसमें सपोज फर्टिलाइजर देना चाहते हैं, जैसे कि आम को लोग जल्दी पकाने के लिए कुछ कुछ इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ये फ्रूटफुल नहीं रहता है, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखने को मिल जाता है। तो वही चीज़ उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि कोई भी चीज़ कंज्यूमेबल या उसका इस्तेमाल तभी होगा जब वो पूरी तरह से रेडी हो जाए। तो जिंदा मछली कोई नहीं खा सकता है, सिंपल सी बात, तो कभी नहीं घोट पाएंगे आप, उसका कॉन्टेक्स्ट है। जैसे एआई है, अब एआई जब तक डिजिटल लिटरेसी नहीं आ जाएगा, एआई का क्या इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं? तो उस फिर अलग अलग फील्ड में आप उसको कनेक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो हम बताएं हैं उसका इस्तेमाल करके आप लोग इसका तैयार करिए, अच्छे से हो जाएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा, इसमें स्कोर सबसे ज्यादा आ सकता है, ये आसान माना जाता है एज कम्पेयर टू बाकी दोनों, क्योंकि हम सेम चीज बताया ना, बाकी दोनों में वही बात है कि अंत नहीं है एग्जाम्पल देने का। क्योंकि एक तो फिलोसफिकल तो चलिए उस तरह का नहीं पूछ रहा है, जनरली कॉन्टेम्प्रेरी रह रहा है पहला दोनों पार्ट, लेकिन अभाव नहीं है इंफॉर्मेशन का लोगों के पास, बहुत एग्जाम्पल मिलेगा आपको। अगर हम लोग सूप हंसे तो हंसे चलनी काहे हंसे अगर लिख देते तो इसमें नीचे जाके काउंटर अग्रीमेंट ये दे सकते हैं, जैसे कबीर का दोहा है निंदक नियरे राखिए, ऐसे करके कि मतलब ठीक है ऑल्दो ये जो प्रभाव है ये सही है, बट स्टिल मतलब अगर कोई निंदा करने वाला भी हमारे साथ होता है तो उसका भी एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, हाँ लिख सकते हैं। और देन आफ्टर फिर कंक्लूड। बिल्कुल, दूसरा साइड एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। मोस्ट ऑफ द कहावत का एक साइड बोले ना आपको, दो दो मतलब हो सकता है, दो साइड हो सकते हैं, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, बट पॉइंट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग के टाइम पे आप सोच ले तो ही, बीच रास्ते में जाके फिर नहीं सोचना है। इसीलिए हम बोलेंगे इसे लिखना तभी शुरू करेंगे जब सारा कुछ वहां पे आप पॉइंट्स दिखा चुके हैं। नहीं तो मेन डिमांड ऐसे का होता है फ्लो, और ये अगर मिसिंग है आपके ऐसे से तो दिक्कत है। और फ्लो कैसे आएगा, जब आप पहले से आपको मालूम था कि इस पैराग्राफ के बाद अगला पैराग्राफ क्या होगा, समझ गए ना। इसीलिए ज़्यादा समय ब्रेन स्टॉर्मिंग पे दीजिए, और वहीं पे हम लोग कम देते हैं। हम लोग को 5-6 पॉइंट दिमाग में आता है, हम लोग शुरू कर देते हैं लिखना कि हाँ चलो पॉलिटिकल में ये लिख देंगे, इकोनॉमिक में ये लिख देंगे। पहला काम ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या, पॉइंट्स। दूसरा काम अरेंजमेंट, कि किस तरह से कौन सा पैराग्राफ में कौन सा पॉइंट जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, फिर क्या जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप लिखना जल्दी शुरू कर दीजिएगा, बट फ्लो नहीं आएगा ऐसे में। ब्रेनस्टॉर्मिंग के वक्त टाइम देने पे भी कुछ नहीं दिमाग में आता है, बट लिखने टाइम खुद ब खुद आने लगता है। नहीं, वो आप अप्रोच बनाए हैं तब ऐसा लग रहा है। आप ऐसा थोड़ी 20 मिनट बैठिएगा आपको दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। आप देख कहाँ रहे हैं 20 मिनट, आप 5 मिनट से, हमको मालूम है ना, 5-7 मिनट से कोई नहीं देता होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत हुआ 10, और 20 मिनट का रिक्वायरमेंट है।
ऐसे कितना वर्ड में लिखना है? 800 वर्ड, मतलब 2 लॉन्ग आंसर। 2 लॉन्ग आंसर के लिए कितना मिनट चाहिए? 40। तो 20 मिनट काहे के लिए एक्स्ट्रा दे रहा है बीपीएससी? पागल थोड़ी है। किस लिए दे रहा है? यही सब के लिए ना। 1 घंटा एक ऐसे के लिए क्यों मिल रहा है जब 40 मिनट में ही लिख सकते हैं 800 वर्ड? हिंदी वालों का मार्क्स कितना ज्यादा क्यों आता है? अब हमको समझ में आ रहा है क्यों आता है। जो ग्रामर का मिस्टेक इंग्लिश में है बच्चों का खासकर, हमको यही समझ में अब आ रहा है कि इंग्लिश में इसलिए बस कम नंबर और कुछ नहीं। अब ग्रामर में आप एज अ टीचर क्या चेक करिएगा? 2 ही चीज, ये जीएस का आंसर नहीं दिखना चाहिए एक, और दूसरा कि ग्रामर प्रोनाउंसिएशन मतलब वोकैबुलरी का कोई गलती ना हो, यही तो देखिएगा। इंग्लिश का ही ना, ऐसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश का एक टेस्ट है। तो इंग्लिश के टेस्ट में अगर इंग्लिश का स्पेलिंग गलती है, इंग्लिश का सेंटेंस आपका गलती है, तो कैसे नंबर देगा? तो मेजॉरिटी जो रीजन अब हमको समझ में आया है वो यही है कि इंग्लिश का सेंटेंस नहीं लिख पा रहे ठीक से। हिंदी में वाक्य का गलती नहीं होगा, आप बात कर रहे हैं अभी, जैसे आप बात कर रहे हैं, हम आपको बोले अभी ये बात, तो ये बात सुन के ही लगा कि ये सही है सेंटेंस। यही हम अगर आपको बोल देंगे अभी आप बोलते हुए आप बात कर रहा है, हंस दिए, क्यों हंसे? क्योंकि ये सही नहीं लगा, साउंड नहीं किया। इंग्लिश में इस चीज का जानकारी या एक्सपर्टीज नहीं रख पा रहे हैं बहुत बच्चे लोग। समझ में आ रहा है ना कि दे के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा, ये क्लैरिटी नहीं है दिमाग में। वो बेसिक स्कूलिंग का इशू रहता है, सिंपल। कहाँ वुड लगेगा, कहाँ कुड लगेगा, कहाँ शुड लगेगा। हिंदी में तो हम लोग बोल रहे हैं तो बस एक ही दिक्कत आएगा हिंदी में कि कुछ वर्ड्स का हिंदी नहीं मालूम रहता है, उस पर काम करना थोड़ा आसान हो जाता है बच्चा लोग के लिए। समझ गए? उस पर काम करना आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू कि आप पूरा का पूरा इंग्लिश सेंटेंस, एक लंबा चौड़ा सेंटेंस तैयार तो किए हुए हैं दिमाग में, लेकिन हम लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो बिना उसको बोले हुए, बिना साउंड किए हुए लिख देते हैं, और उस चक्कर में जनरली गलत हो जाता है ग्रामर का फॉर्मेशन। ये बहुत हम नोटिस किए हैं ऐसे चेक करने के दौरान कि ग्रामर का ही इशू है जो ऐसे में कम नंबर आ रहा है, नहीं तो हिंदी इंग्लिश में ये गैप होता ही नहीं, कभी नहीं होता। सर उससे भी फर्क पड़ता है क्या? अगर बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखेंगे में उसका तो वो तो बहुत बाद का बात है। ऑर्नामेंटेशन बहुत ऑर्नामेंटेशन का बात तब है जब आप बेसिक्स एकदम सेंटेंस अच्छे से जानते हो, वो हो गया। फिर 5 नंबर किसी से एक्स्ट्रा लाने का बात, टोटल में 5 नंबर, ये नहीं कि हर ऐसे में 5 नंबर। बट जो मेजर डिवाइड है वो यही है कि वर्तनी अशुद्धियों के साथ लिख रहा है कोई, और कोई एकदम शुद्ध शुद्ध लिख रहा है, सिंपल यही अंतर है। वो 10-10 नंबर का अंतर कर देता है, किसी को 60 आपको 50, तीनों ऐसे में जोड़ लीजिए 30 नंबर का अंतर है। हाँ, आप उसमें बहुत हाई वोकैबुलरी का इस्तेमाल किए, शशि थरूर वाला इस्तेमाल किए आप वर्ड, तो 5 नंबर ओवरऑल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। फ्लो अच्छा है, ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं है, हम लिख के देते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हैं आप लोग या करना जानते हैं, 55-60 से कम किसी ऐसे में नहीं आने वाला, सबसे मिनिमम बता रहे हैं। और यही थोड़ा पुश कीजिएगा अपने लिमिट्स को, तो आप 200 छू दीजिएगा तीनों ऐसे मिलाकर, जो हिंदी मीडियम में एक आया भी था बच्चा। अभी तक इंग्लिश में किसी को 200 नहीं आया, बट हिंदी मीडियम में आया, मतलब कि देते हैं इतना नंबर, देते हैं मतलब दे सकते हैं, है ना? हाँ, लेकिन ये नहीं कि अब इस कारण से हिंदी शुरू कर, जैसे ये महाराज, इनका इंग्लिश का ऐसे 2 चेक किए हम, ठीक लगा, देख रहे हैं अभी एक हिंदी में गलत भेजे हैं, जीवन में ज में हर्षिकार। ऐसा ऐसा क्राइम भी नहीं करना है। हिंदी किन के लिए? तो फास्ट में जीवन में हर्षिकार लिखेंगे तो जीवन के लिए बहुत घातक हो जाएगा, समझे? तो वो सब भी नहीं करना है ना। क्राइम कहाँ करना होगा? जहाँ फायदा हो, यहाँ नुकसान हो जाएगा तो सुसाइड है। अगर आप इंग्लिश जैसा आपका हम ऐसे देखे, इसीलिए हम पूछे खुद से लिखे हैं या कभी देखे भी हैं, कुछ रेफर किए हैं, खुद से लिखे हैं तो ग्रामर का इशू आपके ऐसे में नहीं दिखा हमको, तो हिंदी का कोई मतलब ही नहीं जाने का। कितना? हाँ, तो उसको कम करना होगा, 2 घंटा से ऊपर लगेगा तो लिख तो लीजिएगा, लेकिन एक ही ऐसे लिखिएगा 3 में, समय तो कम करना पड़ेगा। टाइमर लगा के लिखा कीजिए, इसीलिए हम बोलते हैं कभी भी कहीं लिख रहे हैं टाइमर लगा के। हम्म
बहुत देर के बाद, हाँ तो मटेरियल तो आप तैयार करिएगा ही, लेकिन ये डिपेंडेंसी नहीं रखना है, ये समझना होगा कि फ्लो मालूम होना चाहिए हमको। कोई भी ऐसे आएगा तो हम कैसे लिखेंगे? चांसेस ज्यादा रहता है कि यही कॉमन टॉपिक पूछेगा बीपीएससी, लेकिन कल को कुछ भी उठा के पूछ देगा तो ऐसे लिखने का फ्लो मालूम है तो आप लिख सकते हैं ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक सीखे होंगे तो लिख सकते हैं ना। ये बस हम कह रहे हैं डिपेंडेंसी नहीं दिखाइए। आप करप्शन जब तक पूरा नहीं अच्छे से पढ़िएगा नहीं लिख पाइएगा, उसके कोई भी ऐसे आए तो आप पढ़ लिए हैं, अब बाद में लिखने के लिए जाइए, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं कि हाँ लिख ही नहीं पा रहे बिना रेफर किए कुछ चीज को, वो डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। समय तो है मैनेजेबल है, वो तो जब टाइमर लगता है और प्रेशर आता है तो आपका हाथ अपने आप स्पीड में भागता है। अभी हम आपको आंसर लिखाए बिना टाइमर के, आप और लेखनी में जाके जब आप लिखते हैं तो आ जाता है ना, स्पीड तो वहाँ ही जाता है। अपने आप 1 घंटा 10 मिनट में लिख लेते हैं आप, या मेंस वाला टेस्ट सीरीज देते हैं तो लिख लेते हैं कि नहीं, तो वो प्रेशर में आ जाएगा स्पीड एक बार को। घर पे बैठ के आराम से पलथी मारे, उठे, चाय पिए, पानी पिए, फिर लिखे तो उसमें तो लगेगा 2 घंटा, कम थोड़ी लगेगा। तो इस सोफा पे बैठते बैठे फिर चले गए बेड पे कि नहीं कमर दुख रहा है तो लेट के भी लिखते हैं। और उसमें और भी घर पे तो एक बार लिखे उसको 10 बार पढ़ रहे हैं उसको शुरू से, अच्छा लिखा हुआ है, चलो अब इसके आगे फिर लिखते हैं। वो सब एग्जाम में नहीं ना होता। हाँ तो ये सब नहीं करना है, जो चीज नहीं होने वाला है वहां पे वो सब नहीं करना है। कल एक स्टूडेंट कान में ईयरफोन लगा के लेखनी मस्त लिख रही, हम कि ये वहां रहता तो लिखते हैं, आप समझ में आता है। इसका ये तो नुकसान ही करेगा, पता चला वहां आदत है हमको कि धुरंधर का गाना सुन के लिखने का, वो एकदम साइलेंट हो चुका है तो बोल रहे हैं बगल वाले को गाओ जी, हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। समझे बात को ना? तो ये ध्यान में रखना है कि आप उसी इन्वायरमेंट में लिखें जो इन्वायरमेंट वहां मिलेगा। जैसे गर्मी आ रहा है तो ये नहीं कि हम एसी चिल करके बैठे हुए हैं उसमें लिख रहे हैं। अगर ये भी आदत आपको है मेंस का आंसर राइटिंग करते समय कि हाँ एसी में बैठ के लिखने वाला, तो वहां जाइएगा तो एक तो पहले बेंच हिलेगा, तो ये बहुत गर्मी का समय रहेगा, मालूम है आपको अप्रैल बहुत गर्म है। तो ये सब ध्यान में, सब कुछ दिमाग में बना के रखिए, साइकोलॉजिकली आप एकदम उस इन्वायरमेंट में कंड्यूसिव रहें। इसीलिए देखिएगा हम लेखनी में एसी नहीं लगाएंगे, चलाएंगे नहीं, जब बच्चे लिखेंगे तो पंखा भी बंद कर देंगे। समझ रहे हैं? ये चीज को मायने रखता है, सब कुछ मायने रखता है, हमको यही मालूम है। एक एक चीज मायने रखता है कि आपको जिस एनवायरनमेंट में वहां बैठ के देना है सेम एनवायरनमेंट यहाँ पे भी देना है। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो मेंस लिखे हुए हैं, आप लोगों को मालूम है कि कैसा रहता है वहां पे, तो आप लोग ये जानते हैं। और दूसरा है कि पूरा 3 घंटा लगातार लिखना है, 1 सेकंड के लिए ब्रेक नहीं मिलेगा। 10 मिनट आएंगे वो खाएंगे भी आपका आधार उधार ये सब चीज में। अरे ब्रेक मतलब 10 मिनट का वो ब्रेक थोड़ी, आपका दिमाग तो लग ही जाता है उसमें कि हाँ आधार है, ये है, वो है, जल्दी फोटो खींचो, ये करो। तो उस चक्कर में आपको टाइम जनरली नहीं मिलता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इन्वायरमेंट एकदम अपना वही रखिए जो आपको वहाँ पे मिलेगा। सिमिलरली ऐसे के लिए भी वही काम करना है। पहले आप जितना कुछ दिमाग में लगा रहे थे, करना था कर लिए, तैयारी करना था कर लिए, अब जब आप लिखने बैठे हैं टाइमर लगाइए 1 घंटे का और देखिए कितना लिख पाए 1 घंटे में। लिखना बंद नहीं करिए, बट टाइमर 1 घंटे का लगना चाहिए। कंप्लीट ठीक है 1.5 घंटा में होगा, अभी 1 घंटा 40 मिनट में होगा, लेकिन अभी 1 घंटा में आपका क्या है रिपोर्ट है वो आपको देखना होगा, तभी तो स्पीड बढ़ेगा। तो स्टॉप वॉच 1 घंटे का लगा के ऐसे लिखना शुरू करेंगे, तो वो उसके आगे कितना टाइम लगता है वो नोट कर लीजिए कि हाँ इतना भी एक्स्ट्रा हमको लगा है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और दूसरा कि ऐसे मान लीजिए आप सोच लिए कि हमको आज करप्शन पे लिखना है, पॉवर्टी पे लिखना है, किसी भी चीज़ पे लिखना है, आप उसका तैयारी अलग करें, मतलब पढ़े उसको, ये नहीं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करके फिर लिखना शुरू कर रहे हैं। वो चीज़ एट द मोमेंट शुरू करना है टाइमर के बाद। मतलब आप आज डिसीजन लिए कि आज हमको शाम में एक रूटीन बना लीजिए पूरा कि हाँ आज इस पे ऐसे लिखना है, आज इस पे लिखना है। अब सुबह से आप उसके लिए मटेरियल या उसको आप मटेरियल देख रहे थे, पढ़ रहे थे, वो काम आप कर लिए, वहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला काम नहीं करना है, वहाँ आपको पढ़ना है। अब जब लिखने बैठेंगे तब क्या कीजिए, तब पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग फिर लिखना, ये सब 1 घंटे में होना जरूरी। समझ गया ना? नहीं तो अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले से करके रखे हैं फिर लिखने बैठिएगा तो ये आदत भी आपको खराबी कर जाएगा ना वहाँ पे। वहाँ तो क्या क्वेश्चन आ रहा है मालूम नहीं। समझ गया ना? तो इसीलिए वो चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग और लिखना ये दोनों 1 घंटे में कंप्लीट करना है टाइमर लगा के।
अभी बढ़ जाएगा समय, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे कम करना है। आपके पास एग्जैक्ट 2 महीना अभी है, और 2 महीने में ये काम करना है, ठीक है ना। सर जो सर्च वर्च करते हैं किसी टॉपिक पे तो वो मैटर नहीं करता ना कि हम कितना टाइम ले रहे हैं उसको। अभी जब पढ़ रहे हैं तब बिल्कुल नहीं मैटर कर रहा है, लिखते समय कुछ नहीं करना है। और लेकिन जो पढ़ रहे होते हैं तभी दिमाग में चल जाता है कि अच्छा ठीक है ये पॉइंट अच्छा है तो इसमें डाल दें। नहीं तो मतलब इस तरह आप ऐड कर लीजिए ना वहां पे फिर उसी समय। जैसे आप मान लीजिए कि आपको बोले हम कि स्कॉलर का रेफरेंस सर्च करिए, किसी चीज के लिए आप गए, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें आप चाहते हैं कि इसमें स्कॉलर का रेफरेंस हम ऐड कर दें, तो आप वहीं पर ऐड कर लीजिए, जब पढ़ रहे हैं अपने नोट्स में ही ऐड कर लीजिए। और लिखते समय फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में डालिए कि हाँ ये स्कॉलर हमको रेफर करना है यहाँ। और फिर मतलब ठीक है अगर कोई स्कॉलर या कोई कोड हो गया ठीक है वो हम सर्च कर लिए हमको लगा है कि मेरे टॉपिक के लिए फिट है उसको हम कहीं पे लिख दिए और फिर मान लीजिए कि वो अच्छा खासा लाइन का हो तो मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं तो हम जब ऐसे लिख रहे होंगे प्रॉपर टाइमर लगा के तब हमको एग्जैक्ट अगर लाइन याद नहीं आ रहा होगा बस याद होगा कि हाँ इस स्कॉलर का था तो देख सकते हैं। नहीं, स्कॉलर का नाम नहीं लिखिए, उसका समरी लिख दीजिए उस कोड का। एग्जैक्ट मतलब तो आप जान रहे हैं, वर्ड्स नहीं जान रहे हैं तो वो मतलब पूरा दिखा दीजिए, स्कॉलर का नाम छोड़ दीजिए। या अगर स्कॉलर का नाम भी देते हैं तो उस कोड को इन्वर्टेड कॉमा से मत दीजिए, सिंपल, ठीक है ना। ये काम कर सकते हैं, बट देखना नहीं है, फिर वही है कि डिपेंडेंसी नहीं रखना है। उस 1 घंटे में जब भी आपको यहाँ, जब मेंस का ही आंसर लिख रहे हैं आप, 20 मिनट का टाइमर लगाए हुए हैं, 22 मिनट का, तो उस समय भी अगेन एकदम उसी तरह से लिखना, चाहे कितना भी लगे आपको कि आपका आंसर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, थोड़ा सा देख लेते ठीक हो जाता, नहीं, ये आपको आपके लिमिट से पुश करने में हेल्प करता है। नहीं तो क्या होगा, आप लिख रहे थे आंसर, आपको लगा कि अरे यार कुछ तो याद आ रहा था नोट्स में मेरे है, हम भूल गए, एक बार देख लेते हैं। तो ये चीज एग्जामिनेशन में भी आपके अंदर आ सकता है, और अगर वही उस समय आप उससे कोप कर गए होते, उस पैनिक अटैक से, या उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप अपने आप को कंटेन कर लिए होते, तो आगे जाकर भी जब आप आंसर एग्जाम में भी लिखिएगा तो आप उससे कंटेन रहिएगा, आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि वहां तो कोई सोर्स नहीं मिलेगा। तो इसी समय वही चीज फिर ठीक है, आप लिख लिया आंसर ना, दोबारा लिख लीजिए उस आंसर को देखने के बाद। हम एक आंसर अभी लिख रहे थे, हमको लगा कि इसमें एक पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लिखे हुए हैं बट दिमाग में नहीं आया, हम बिना उसके लिख दिए, हमको लगा अच्छा आंसर नहीं था, आंसर कंप्लीट किए हम टाइमर में ही, दोबारा गए नोट्स में देखे उसको, आपको लगता है कि अगर ये पॉइंट हम मिस उस समय किए थे, आप फिर लिख लीजिए अगेन। लेकिन जब एक बार टाइमर ऑन हो गया है, अब कुछ नहीं देखना है, क्योंकि वही आपका करंट स्टेट ऑफ प्रिपरेशन है, इसी में इंप्रूवमेंट करना होगा। और अगर वो चीज ठीक से आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ नहीं चेक कर रहे हैं, यहीं पर आप लिखने लिखते हैं, लिखने लिखते समय आप फंसते हैं, अगर आप मोबाइल से देख लिए तो ये क्या दिखाएगा, ये डिपेंडेंसी दिखाएगा आपका, कि आप डिपेंडेंसी के साथ आंसर लिख पा रहे हैं, और याद छूटेगा नहीं। अभी क्या है, ठीक है लगता होगा आपको कि बहुत अच्छा आंसर हम नहीं लिखे, लेकिन जो लिखे हैं आप, क्या है आपका अपना, आपका 100% जो अभी का करंट प्रिपरेशन है वही लिखा है आपने, समझ गए। इसीलिए ये स्टार्टिंग से ये फॉलो होना चाहिए। टाइम पहले पढ़ने के लिए ले लीजिए, वो अलग चीज है, लिखते समय हम कुछ नहीं देखें, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, जो फर्स्ट बैच वाले लोग हैं, कल पॉलिटी इसी टाइम पे होगा, ठीक है, जो रिमेनिंग है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडल आंसर का इसी टाइम पे, ठीक? बाकी जो लोग ऐसे नहीं लिखे हैं, कौन कौन है, आप हैं हिंदी वाला, वो लोग कल किसी भी हाल में ला के चेक कराएंगे, ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन आप लोग ये 7 दिन होली में कर लीजिएगा, उसके बाद जो डाउट होगा वो 2-3 क्लास में हम करा देंगे, ठीक है। सेकंड वाला जो बैच, मतलब फर्स्ट वाला जो बैच है समर्पण, वो उनका, आप लोग का नहीं, आपका और आपका नहीं, आपका तो अभी क्लास रिज्यूम होगा होली के बाद से सीधा पॉलिटी। और दूसरा कि आप लोग किस टॉपिक तक किए थे पॉलिटी में, आर्टिकल 20, हाँ 20 तक, तो आप सुबह वाले क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिए, उसमें रिजर्वेशन चल रहा है, तो 2-3 दिन में फिर मैच हो जाएगा,
11:15 ठीक है।